एक बार फिर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं, जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम में हमने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर लिया है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा चल रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के बारे में हमने बात उनके हार्मोन्स का, उनका स्ट्रक्चर, इनके बारे में पूरी बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा लोब है ना, जिसे हम पोस्टीरियर लोब के नाम से जानते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमें शुरू करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या नाम दिया था? इसको हम एक और नाम देते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन लोब हैं। पहला लोब एंटीरियर लोब, जिसके बारे में हमारा प्रीवियस लेक्चर में इनके हार्मोन्स का डिस्कशन हो चुका है ना। दूसरा लोब जो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट इज द पोस्टीरियर लोब, जिसके बारे में आज हमारा वीडियो आपके सामने है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पोस्टीरियर लोब के बारे में। पोस्टीरियर लोब का क्या हार्मोन्स हैं, उनके रोल क्या है बॉडी में, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पोस्टीरियर लोब का हम जो दूसरा बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम और क्या कहेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, डायग्राम देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का, आप लोगों ने एक बार पहले ही बना रखा होगा, वो एंटीरियर लोब के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, है ना। ये लाइन हमारा रिप्रेजेंट करता है हाइपोथैलेमस को, इसको हाइपोथैलेमस को। ठीक, हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है ना। इस हिस्से को हमने बोला था इंफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? इंफंडिबुलम। ठीक, एंड इस हिस्से को बोला जाएगा एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस वाले रीजन को हम बोलेंगे मिड लोब, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर लोब। इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर लोब। जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्या? पोस्टीरियर लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब को हमने बायोलॉजिकली क्या बोला? दैट इज आल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस एक्चुअली किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है वो यहां पे लिखेंगे। इंफंडिबुलम, इंफंडिबुलम प्लस पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंड पोस्टीरियर लोब के लिए हमने एक टर्म यूज किया था। पोस्टीरियर लोब के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज द पार्स नर्वोसा। क्या लिखेंगे? पार्स नर्वोसा। ठीक, ये हमें बात याद रखनी है स्ट्रक्चर के लिए। एंड posterior lobe of pituitary gland is directly connected to hypothalamus by the hypothalamic neurons या hypothalamic neurosecretory cells। ठीक, तो यहाँ एक हमने ये क्या रिप्रेजेंट करा है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये उसका एक्सॉन का पार्ट हुआ। ठीक, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन का साइटोन का पार्ट हुआ। ठीक, ये इससे के साथ डायरेक्टली इनका कंट्रोल होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जबकि हमारा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये प्रीवियस लेक्चर में हमारा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, आज जो हमें बात करना है वो हम फोकस करेंगे इस पोस्टीरियर लोब के बारे में। ठीक है,
पोस्टीरियर लोब का नाम हमें समझ आ गया, क्या बोलेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस एक्चुअली दो हिस्सों को मिला के बोलते हैं। इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट जो है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इनफंडिबुलम, एंड पोस्टीरियर लोब, ये वाला हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि पोस्टीरियर लोब कहा के नाम से जाना जाता है, या फिर पार्स नर्वोसा भी इसको कहेंगे। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, अब पोस्टीरियर जो लोब है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में नोट करेंगे। टोटल जो वॉल्यूम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसका 1/4 पार्ट बनाता है। इट कंसिस्ट 1/4 पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये 1/4 पार्ट बनाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इस हिस्से में जो अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन की बात की, पोस्टीरियर लोब में हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स डायरेक्टली पहुंचते हैं, डायरेक्टली इनके सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहां हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस directly reaches to posterior lobe of posterior lobe of पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब तक ये डायरेक्टली इनका जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं वो पहुंचती हैं, एंड द एंड पार्ट ऑफ दीज न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, जो ये हाइपोथैलेमस के एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का एंड पार्ट है, दैट गेट्स स्वेलन, दैट इज द नर्व एंडिंग। एक्चुअली ये न्यूरॉन्स हैं, साइटोन है, एक्सॉन है, तो ये नर्व एंडिंग है। ये स्वेलन पार्ट को हम बोलते हैं हेरिंग बॉडीज। दीज स्वेलन पार्ट ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस इज टर्म्ड एज हेरिंग बॉडीज। इसको क्या बोलेंगे, हेरिंग बॉडीज। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना है। ये हेरिंग बॉडीज क्या करती हैं, ये आप ध्यान से देखना है। हेरिंग बॉडीज डायरेक्टली secretes their secretion that comes from the hypothalamus into the posterior lobe of pituitary gland। हाइपोथैलेमस के ये जो भी केमिकल जो सिक्रीशंस होते हैं, क्योंकि ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स हैं, तो न्यूरॉन ही केमिकल्स का सिक्रीशन करता है, वो इस पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तक ये हेरिंग बॉडीज उन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, nerve ending of neurosecretory cells of hypothalamus get swollen एंड इस स्वेलिंग पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज हेरिंग बॉडीज। इसको हम क्या बोलेंगे, हेरिंग बॉडीज। एंड दीज हेरिंग बॉडीज सिक्रीट्स द हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दीज हेरिंग बॉडीज सिक्रीट्स हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे, these herring bodies secrete hormones of
पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करते हैं। मतलब एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, ये अपने हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता। इनके हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। एंड हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स उन हार्मोन्स को पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड तक डायरेक्टली पहुंचाते हैं, एंड देन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट दीज हार्मोन्स। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। ये कहां सिंथेसाइज होता है? इस हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझ के रखनी है, जो यहाँ हमारा ये पोस्टीरियर लोब है, यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को सपोर्ट करती हैं, दैट इज नोन एज पिट्यूसाइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पिट्यूसाइड्स के नाम से जानते हैं। These are the न्यूरोग्लियल सेल्स। इरेज करके मैं इसको नोट डाउन करता हूं। आप इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, हेडिंग बॉडीज क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है ना, नर्व एंडिंग है एक्चुअली। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होने के नाते ये अपना हार्मोन का सिक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के को सपोर्ट करने के लिए कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलते हैं पिट्यूसाइड्स के नाम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पिट्यूसाइड्स के बारे में बात कर लिया जाए। दीज सेल्स आर द पिट्यूसाइड्स। एक्चुअली ये क्या है? पिट्यूसाइड्स क्या है, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। दे आर द लार्ज ब्रांच्ड फैटी न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती हैं? ये नर्व सेल्स हैं उनको सपोर्ट करने वाली सेल्स होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक, तो ये पिट्यूसाइड्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस करा कि पोस्टीरियर लोब के हॉर्मोन्स पोस्टीरियर लोब में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में, और वो पोस्टीरियर लोब तक इनके न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। हॉर्मोन्स ऑफ posterior pituitary is not synthesized in this part, that is synthesized by हाइपोथैलेमस। ये कहां सिंथेसाइज करा जाता है? हाइपोथैलेमस में इनका सिंथेसिस होता है, एंड दे रीचेस टू द पोस्टीरियर लोब विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पोस्टीरियर लोब के हॉर्मोन्स की बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन का ये सिक्रीशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हॉर्मोन्स ऑफ
पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो नाम आपको बहुत ध्यान से अभी तुरंत याद कर लेना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। पहला हार्मोन है एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दोनों के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। इनके रोल क्या हैं, ये हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजी को चेंज करता है, इन्हीं सब के बारे में हमारा आज का डिस्कशन है। चलिए पहला हार्मोन का नाम लिखिए, वैसोप्रेसिन। पहले हार्मोन का क्या नाम लिखोगे, आप लिखोगे वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम भी आप यहीं पे लिखोगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ADH। क्या लिखते हैं, ADH। ठीक है, इसका एक और नाम है, वो भी यहीं पे लिख लेंगे। इसे हम बोलते हैं पेट्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक कॉमन नेम है इसका, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, पेट्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जिसका एक और नाम है दैट इज नोन एज पिटोसिन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पिटोसिन। या ऑक्सीटोसिन पूछा जाए या फिर पिटोसिन पूछा जाए, तो दोनों एक ही हार्मोन का नाम है। ठीक है, चलिए अब इन हार्मोन्स के बारे में हम अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का बॉडी में क्या रोल है, किन फिजियोलॉजीज को ये कंट्रोल करता है ना। अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आएंगे, हम अब इनके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आप हेडिंग बना लीजिए जल्दी से, ADH। पहला हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ADH। क्या लिखेंगे, ADH। ठीक है, चलिए इसका मेन रोल क्या है, यहीं पे हम पॉइंट वाइज नोट करेंगे। इनका हम पहले मेन रोल लिखेंगे हमारी बॉडी पर। इनका मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है, वो हमें समझ आ जाए तो फिर हम जो प्रॉब्लम्स हैं हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, दोनों कंडीशन में हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो इनका मेन रोल होता है रीअब्जॉर्प्शन, ये इंक्रीज कराता है, एक्चुअली इंक्रीजेस द reabsorption of water in DCT and collecting duct of नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, अब ये नेफ्रॉन वर्ड आपको समझ आ रहा होगा। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो नेफ्रॉन कुछ हम रफली ऐसा कुछ ड्रॉ आपने किया होगा कभी 10th में, है ना। तो ये हमारा पीसीटी का पार्ट हो जाता है, ये लूप ऑफ हेनले का पार्ट हो जाता है, ये डीसीटी का पार्ट हो जाता है, एंड इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस हिस्से को बोलते हैं पीसीटी, ये हेनलेज लूप है। ये जो पोर्शन है, ये कॉइलिंग जो कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन होता है, दैट इज नोन एज डीसीटी। इसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी। देखो नेफ्रॉन के बारे में ज्यादा अभी डिटेल नहीं बात करनी है, हाँ ये हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि हम कहाँ पे बात करने वाले हैं। डीसीटी इसको बोला जाता है एंड दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट।
इसको बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें कई नेफ्रॉन्स आकर ओपन होते हैं। इन हिस्से से, डीसीटी वाले पोर्शन से एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन से हमारा जो ब्लड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, यहाँ हमारा कैपिलरीज आती है, यहाँ पे आर्टरियोल्स आती हैं, कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, है ना। यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है सब न्यूट्रिएंट्स के, ज्यादातर न्यूट्रिएंट के साथ फिल्टर आउट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का, किसका? यूजफुल न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अगेन किसमें? ब्लड वेसल्स में। किसमें? ब्लड वेसल्स में। किनमें होता है? ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में। किसमें होता है? कैपिलरीज में होता है। जो ज्यादातर वाटर इसमें जो हमारा यूरिन का फॉर्म लेने वाला है, इनसे यूजफुल न्यूट्रिएंट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में, अगेन ऐड कर दिया जाता है ब्लड में, एंड दैट दैट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज नोन एज रीअब्सॉर्प्शन, है ना। तो रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या? कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है, वाटर है, दैट अगेन बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज द रीअब्सॉर्प्शन। तो ये क्या कर रहा है? ये इंक्रीज करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर का, किसमें? डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ये दो बातें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात समझ आ गई तो आपको इनके डिसऑर्डर्स बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जब ध्यान से देखो, यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन को ये इंक्रीज कराता है। वाटर यहाँ अपने ब्लड में गया तो हमारा ब्लड डाइल्यूट रहेगा। क्या रहेगा? वाटर जितना ज्यादा इधर फिल्ट्रेट से ब्लड में ऐड होगा, उतना हमारा वाटर ब्लड जो होगा वो डाइल्यूटेड होगा। हमारा ब्लड उतना ही उसमें ब्लड में हमारा क्या होगा? वाटर का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनका काम क्या है? रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कराना। अब रीअब्सॉर्प्शन कब इंक्रीज होता है? जब हम वाटर इनटेक कम करते हैं। क्या करते हैं? वाटर इनटेक कम करते हैं, बॉडी को वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में डालते हैं, तो हमारा इस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उधर से मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में भेज दिया जाता है, जिससे हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, वो मेंटेन रहे। एंड इधर जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन कम बनता है, यूरिन का अमाउंट कम हो जाता है, यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ये चेंज होता है। अगर दूसरा कंडीशन कि अगर हम वाटर एडिक्वेट अमाउंट में हम इनटेक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमारा ये रीअब्सॉर्प्शन नॉर्मली चलेगा। स्ट्रेस की कंडीशन में रीअब्सॉर्प्शन का रेट बढ़ जाता है, मतलब एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए, एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, तो क्या होगा? इधर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ब्लड में कम होगा, है ना। यूरिन का अमाउंट ज्यादा बनेगा। यूरिन कैसा बनेगा? लार्ज क्वांटिटी में बनेगा। जब यूरिन ज्यादा बनेगा तो हमें फ्रिक्वेंटली क्या करना होगा? यूरिनेट करना होगा। यूरिन का लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन को ही बोलते हैं डाईयूरेसिस। क्या बोलते हैं? डाईयूरेसिस। ये जो नाम लिया गया है एक्चुअली उसे डाईयूरेसिस से लिया गया है। ये डाईयूरेसिस को कम करता है। एडीएच क्या करता है? डाईयूरेसिस को कम करता है। एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा तो यूरिन का फॉर्मेशन कम, है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन कम तो डायूरेसिस का कम, है ना। तो एडीएच को हम क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक, जो डायूरेसिस को कम करता है। हमने, ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। जब एडीएच का सिक्रीशन कम तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा। यूरिन का फॉर्मेशन जब ज्यादा होगा तो हमें डायूरेसिस की कंडीशन कही जाएगी। ठीक है, पॉलीयूरिया होगा, मींस बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करना होगा। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? हमारा जो ब्लड है वो कंसेंट्रेट हो जाएगा।
ब्लड में पानी कम जा रहा है, पानी कम ऐड हो रहा है, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन कैसा हो जाएगा, बहुत डाइल्यूटेड हो जाएगा, है ना, डाइल्यूटेड हो जाएगा। ब्लड हमारा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, मतलब ब्लड में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड का जो मेन सोल्यूट है वो है न्यूट्रिएंट्स, वो भी मेनली कौन, कार्बोहाइड्रेट। इस एडीएच के कम होने की वजह से, एडीएच का सिक्रीशन लेस होने की वजह से भी हमें डायबिटीज की कंडीशन हमें हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। मेन इसका रोल क्या है, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कहां से, डीसीटी से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। अगर एडीएच का सिक्रीशन बढ़ता है, एडीएच का सिक्रीशन बढ़ता है, तो हमारा वाटर में, हमारा ब्लड में वाटर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वो ब्लड हमारा डाइल्यूट होता चला जाएगा। ठीक, जब ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, दूसरा रोल भी यहीं से समझ लीजिए, जब ब्लड डाइल्यूट होता जाएगा मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा इनका रोल है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। कब, जब एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा होता है। दूसरा, हम अब दूसरे कंडीशन की बात कर रहे हैं, लिखना रह जाएगा, मैं सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, है ना। एडीएच का सिक्रीशन कम हो, अगर एडीएच लेस सिक्रीट हो, तो एडीएच लेस सिक्रीट होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी से एंड कलेक्टिंग डक्ट से कम होगा। हमारा जो ब्लड में वाटर का अमाउंट होना चाहिए वो कम हो जाएगा, ब्लड हमारा कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन ज्यादा बनेगा, है ना। ज्यादा सिक्रीशन एडीएच में, यूरिन कम बनेगा, लेस सिक्रीशन में यूरिन ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन में हम बात करेंगे। हाँ, अब हम यहीं पे दूसरा रोल इसका मेंशन कर रहे हैं, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये डायूरेसिस को प्रमोट, डायूरेसिस को कम करता है एक्चुअली। जब एडीएच का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा तो डायूरेसिस को का मतलब डायूरेसिस कम होता जाएगा, इसलिए ये नाम इसका रखा गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों कहा जाता है, वो अपन हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। नेफ्रॉन के बारे में हमें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ना है, रीअब्जॉर्प्शन वहां फिर से हम पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा इधर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। ADH decreases the diuresis। डाइयूरेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन या लार्ज या इंक्रीज्ड अमाउंट, इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन जब भी ज्यादा अमाउंट में बने, दैट इज द डाइयूरेसिस। ये क्या करता है, एडीएच डिक्रीज करता है डाइयूरेसिस को, सो दैट इट इज नोन एज एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका लेस सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, दो कंडीशन हो सकती है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब होगा लेस सिक्रीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है हाइपर सिक्रीशन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन, जिसका मतलब क्या होगा,
मोर सिक्रीशन, मोर सिक्रीशन। पहले हम बात करेंगे हाइपोसिक्रीशन के बारे में। इसके बारे में, हाइपोसिक्रीशन के बारे में। अगर लेस सिक्रीशन होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन होगा तो सबसे पहला जो चीज पॉइंट हमें नोट करना है, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच अमाउंट ऑफ यूरिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायूरेसिस की कंडीशन में वो पर्सन चला जाएगा। ड्यू टू लेस सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH, लेस सिक्रीशन ऑफ ADH की वजह से क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीज कर जाएगा। अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या अमाउंट ऑफ यूरिन लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीजेस, और इसी को हम बोलते हैं डाईयूरेसिस। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाईयूरेसिस, ठीक है। अगर लेस सिक्रीशन होता है तो डाईयूरेसिस की कंडीशन में हम चले जाते हैं। अब जब डाईयूरेसिस की कंडीशन में कोई पर्सन चला जाता है, मींस लेस सिक्रीशन, मींस आपका जो बॉडी में इनटेक करा वाटर उसका मैक्सिमम पोर्शन यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाता है, तो उस पर्सन को, या हम अब पर्सन नहीं बोलेंगे, अब एक वर्ड यूज करेंगे, उस पेशेंट को कैसा फील होगा वो अपन देखते हैं, लिखते हैं। पेशेंट फील्स, कुछ उनके सिम्टम्स आएंगे, है ना। बॉडी को ज्यादा वाटर की डिमांड करेगा, बॉडी में मींस हम आपको बार बार प्यास लगेगा। पेशेंट फील्स, पहला जो सिम्टम आएगा थर्स्टी, क्या होगा, थर्स्टी होगा, बार बार उसको प्यास लगेगा। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेट, ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। अब जरा देखिए, हमने क्या लिखा, डायूरेसिस की कंडीशन हो जाती है, तो डायूरेसिस की कंडीशन है तो आप बच्चों बताओ क्या होगा, यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली होगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन में चला जाएगा। कैसा कंडीशन में चला जाएगा, पॉलीयूरिया की कंडीशन में चला जाएगा। पॉलीयूरिया का कंडीशन मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, क्या होता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, दैट इज द पॉलीयूरिया, ठीक है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा। एक और इनका सिम्टम है ना, जो पेशेंट फील करेगा, फील क्या, ये एक्चुअली यूरिन के बेसिस पर है। यूरिन इनका टेस्टलेस हो जाता है, यूरिन बिकम टेस्टलेस, ठीक है। और यूरिन कैसा हो जाएगा, बहुत डाइल्यूटेड हो जाएगा। यूरिन यहां पे, यहीं पे लिख लेते हैं, यूरिन बिकम टेस्टलेस एंड डाइल्यूटेड। कैसा हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूशन इसका बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब है वाटर अमाउंट, यूरिन, वो यूरिन में वैसे ज्यादातर वाटर ही होता है, बट यूरिन और ज्यादा नॉर्मल वाटर अमाउंट कंसेंट्रेशन से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन में आपने ये बात देख लिया है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को एक डिजीज का नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज, दिस डिजीज इज नोन एज, डायबिटीज इंसिपिडस। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। डायबिटीज दो टाइप का होता है, एक डायबिटीज मिलेटस, जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, जो पैंक्रियास से सिक्रीट होता है, तब उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। और जब आपका एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए, लेस सिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन में आ जाए, तब आपका ब्लड
कैसा हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, शुगर का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। इस तरह के डायबिटीज को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस अगर पूछा जाता है तो दैट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, और अगर डायबिटीज मिलेटस पूछा जाता है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के डायबिटीज है, दोनों के बारे में ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में एक पॉइंट नोट करके आप लिखेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस की जब कंडीशन आएगी मींस हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच की कंडीशन में हमारा ब्लड कंसेंट्रेटेड हो जाता है, ब्लड में शुगर का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, चलिए तो नोट करके लिखेंगे, in the condition of hyposecretion of ADH, blood become concentrated, ब्लड कैसा हो जाता है, कंसेंट्रेटेड हो जाता है, दैट मींस सोल्यूट कंसेंट्रेशन, बेसिकली हम बात करें तो शुगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, यहां पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट मींस सोल्यूट, या फिर बेसिकली किसके बारे में, सॉरी शुगर के बारे में, शुगर कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, दैट इज दिस डिजीज इज नोन एज, इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में विशेष ध्यान रखना है ना, कि किस कंडीशन में होगा और क्यों होगा, डायबिटीज मिलेटस किस कंडीशन में होगा और क्यों होगा। ठीक है, नोट में ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नोट एक और बात हमें पता होनी चाहिए, जब हम कॉफी, टी या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इनटेक करते हैं तो हमारा एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, दैट मींस हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉफी, टी या फिर अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, इनटेक ऑफ कॉफी, टी एंड excess amount of alcohol, excess amount of alcohol also causes hyposecretion of ADH, also causes hyposecretion of ADH। तो ये पूरी बात हो गई हमारे किसके बारे में, ADH के बारे में। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे, आप इसको नोट करिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के बारे में, हाइपोसिक्रीशन की कंडीशन के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइपर सिक्रीशन की कंडीशन में क्या होता है ना, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का कौन सा कंडीशन, हाइपर सिक्रीशन,
कौन सा कंडीशन अब हम बात करने वाले हैं? हाइपर सिक्रीशन, जब एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, ठीक है। और ये कब होगा? स्ट्रेस की कंडीशन में। तो एडीएच का हम हाइपर सिक्रीशन देखेंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो एडीएच का हाइपर सिक्रीशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा? ब्लड हमारा डाइल्यूट होगा, यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा, यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, है ना। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं, वो आप यहीं पे नोट कर लीजिए। क्या क्या चेंजेस आएंगे हाइपर सिक्रीशन की कंडीशन में? ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, पहला जो हमारा अच्छी बात है। और इस डाइल्यूशन ऑफ ब्लड की वजह से, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड ज्यादा होने पे यही कॉज करता है, कॉजेस इंक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। दूसरी बात क्या आएगी? ब्लड का तो डाइल्यूशन हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन बहुत कम हो जाएगा एंड कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन के लिए क्या कहेंगे? लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड, या यूरिन में हम क्या लिखेंगे? यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, यूरिन कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे हमने मैक्सिमम वाटर हमारा क्या हो जाएगा? रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपर सिक्रीशन की कंडीशन में कुछ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो क्यों होगा ये हाइपर सिक्रीशन? जब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में होता है तब ये हाइपर सिक्रीशन होता है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हाइपर सिक्रीशन एडीएच का या फिर एडीएच का सबसे ज्यादा अमाउंट किन एनिमल्स में होता है? तो आप हाई यहाँ पे स्ट्रेस की कंडीशन का मतलब है वाटर स्ट्रेस के लिए, तो जो जेरोफिटिक फना है या जेरोफिटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में एडीएच का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, एडीएच का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है। तो एक पॉइंट नोट करके यहां भी लिखेंगे, है ना। एडीएच के लिए, एक हाइपर सिक्रीशन के लिए, सिक्रीशन ऑफ एडीएच, सिक्रीशन ऑफ एडीएच मैक्सिमम होगा, इज मैक्सिमम इन डेजर्ट एनिमल, जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं उनमें, डेजर्ट एनिमल्स की तरह, जैसे एक एग्जांपल की हम बात कर लें तो कैमल, ये कैमल एक डेजर्टिक एनिमल है, इनकी बॉडी में एडीएच का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एक नोट में दूसरा ही पॉइंट यहां पे लिखेंगे, कंगारू रैट, कंगारू रैट ये पूरे जीवन पानी नहीं पीता। इनकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म से जो वाटर बनता है वही वाटर इनका सारा का सारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ड्यू टू एडीएच। एडीएच का जब सबसे ज्यादा सिक्रीशन, एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा होता है और इसलिए इनको वाटर इनटेक करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। इनका वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करा जाता है, बट वो किसके किसके थ्रू करा जाता है? फैट मेटाबॉलिज्म के थ्रू करा जाता है। फैट के ब्रेकडाउन से जो वाटर बनता है वही वाटर इनका और मेटाबॉलिज्म में यूज कर लिया जाता है। और क्योंकि ये जेरोफिटिक एनिमल है तो इनको वैसे भी हैबिटेट में पानी नहीं है, तो ये पूरे जीवन बिना पानी पिए अलाइव, जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लेना, नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स लाइफ स्पैन, नेवर drink water in its life span या लाइफ साइकिल, ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में कभी भी पानी
नहीं पीते। इनकी जरूरत कैसे पूरी करी जाती है? दैट इज फुलफिल्ड बाय फैट मेटाबॉलिज्म। वाटर का सप्लाई फुलफिल कैसे करा जाता है? फैट मेटाबॉलिज्म से पूरा करा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी एडीएच की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। ऑक्सीटोसिन कौन सा हार्मोन के बारे में? दूसरा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? फिर से बोलो भाई सारे, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पिटोसिन। ठीक, तो दोनों टर्म याद रखना है। पहली बात, ऑक्सीटोसिन का जो रोल है वो पहले हमें पता होना चाहिए, बॉडी में इसका रोल क्या है। ठीक है, रोल क्या है इसको हमें समझना है। ये स्टिमुलेट करता है, यहीं पे लिखेंगे, इट स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ non-striated muscles of uterine wall। क्या? जो फीमेल्स का यूट्रस होता है जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, उनकी वॉल का फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराना इनका रोल है। ठीक है, जो कब ये होगा? ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, ये इनके कुछ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पे वो स्टेटमेंट पूरा कर लेंगे एट द लास्ट मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे नेक्स्ट इसी के आगे लिख लेंगे जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, एट द लास्ट मूवमेंट ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। जेस्टेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। ठीक, प्रेगनेंसी का जो लास्ट पीरियड है, मींस बिल्कुल प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली है ना? प्रेगनेंसी का कंप्लीट मतलब जेस्टेशन पीरियड का खत्म होने वाला, मींस चाइल्ड बर्थ के जस्ट पहले, चाइल्ड बर्थ होने से जस्ट पहले यूटेराइन मसल्स में एक फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के को स्टिमुलेट करता है ये ऑक्सीटोसिन, है ना? जिसे इस फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से कहां पे? यूटेराइन मसल में, है ना? जो एक पेन जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं लेबर पेन, दैट इज जनरेटेड बिफोर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, दैट कॉजेज, यहीं पे लिखेंगे, that causes labor pain। ठीक है, क्या कॉज करता है? लेबर पेन कॉज करता है जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ। इसको, ये कब होगा? जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ। और यही सिग्नल होता है कि चाइल्ड बर्थ होने वाला है। अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर्स समझ जाते हैं कि अब चाइल्ड बर्थ होने वाला है। चाइल्ड बर्थ के लिए एक टर्म लिखते हैं, पार्चुरेशन, तो ये भी लिख लेंगे, पार्चुरेशन। ठीक, पार्चुरेशन। इसलिए इस हार्मोन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज द पार्चुरेशन हार्मोन। इसको हम और क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो चाइल्ड बर्थ में मदद करता है। सो दैट दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज, यहीं पे लिख लेंगे, सो दैट इट इज आल्सो नोन एज
पार्चुरेशन हार्मोन, इसको एक और नाम क्या देते हैं, पार्चुरेशन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो पार्चुरेशन हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पार्चुरेशन में मदद करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनका ये मेन रोल है, क्या, stimulate fast contraction and relaxation in non-striated muscle of uterine wall at the last moment of gestation period या pregnancy, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, मदद मिलता है, चाइल्ड बर्थ में मदद मिलता है, ठीक है। आगे दूसरा रोल क्या है इनका, ये तो मेन रोल हो गया, दिस इज द मेन रोल, ये इनका मेन रोल हो गया। इनके अलावा भी कुछ एडिशनल रोल ये प्ले करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जब फीटस यूट्रस में ग्रो कर जाता है, अपना मींस डेवलप हो जाता है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है, तो यूट्रस भी साइज एक्सपेंड कर जाता है। चाइल्ड बर्थ के बाद मींस लेबर पेन जनरेट होने के बाद चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, फीटस फीमेल के बॉडी से मींस बर्थ होने के बाद, यूट्रस से बाहर आ जाने के बाद, तो यूट्रस का साइज अगेन नॉर्मल होता है, अगेन रिड्यूस होता है। दैट इज ऑल्सो मींस यूट्रस की वॉल अगेन कॉन्ट्रैक्ट करी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन, दैट इज ऑल्सो द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो एक ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मींस जो ओरिजिनल शेप होता है आपका मींस फीमेल यूट्रस का, वो चाइल्ड बर्थ के बाद अगेन रीगेन कराता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, after parturition this hormone constrict the uterine wall to regain their regain to their original shape या फिर रिड्यूस देयर शेप, ठीक है। तो रीगेन करने में मदद करता है, जो यूट्रस का ओरिजिनल शेप होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, फिर से यूट्रस का साइज नॉर्मल हो जाता है ना, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक रोल है, ठीक है। और एक इनका अगेन दूसरा मींस थर्ड रोल होगा, है ना, दो हमने बात कर ली, तीसरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन का। मेमोरी ग्लैंड की जो मेमोरी सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हम मेमोरी की एल्वियोलाई बोलते हैं, है ना, एल्वियोलाई की एंडोमायोथेलियम को, जो एल्वियोलाई की वॉल है वो भी मसल से बनी होती है ना, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे जो मिल्क है वो इजेक्ट हो सके, एल्वियोलाई से बाहर आ सके। जब ये तब होता है जब जो चाइल्ड है या यंग वंस है, जब वो मदर का फीड कर रहा होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्टिमुलेट्स contraction of endomyothelium of alveoli of mammary gland, alveoli of mammary gland that help in ejection of, ये किस में हेल्प करता है, that helps in ejection of मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करता है, रिलीज या बाहर करने में हेल्प करता है। इसलिए इस हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है, सो दैट दिस हार्मोन इज नोन एज मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसको एक और नाम दिया जाता है मिल्क लेट डाउन
हार्मोन, तो यहां पे लिख लेंगे मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और रोल है, उसके बारे में भी बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कॉपुलेशन के टाइम पे भी होता है। कॉपुलेशन मीन्स इंटरकोर्स के टाइम पे भी होता है, जब मेल जेनेटल ऑर्गन से सीमेन को फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाता है, देन सीमेन इज सक्ड बाय यूटेराइन वॉल, या यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन से वो सक करा जाता है टू दैट इज सेंड टू द फैलोपियन ट्यूब, जिससे वो फैलोपियन ट्यूब तक सीमेन पहुंच सके, एंड दैट एड्स इन फर्टिलाइजेशन, ये हमारा फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो कॉपुलेशन के दौरान भी यूटेराइन वॉल ऑक्सीटोसिन की मदद से कॉन्ट्रैक्ट होती है, एंड जिससे सीमेन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। तो नेक्स्ट रोल ये भी, इट इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल किसका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा? यूटेराइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, एंड ये हेल्प करता है टू सक द सीमेन ऑफ मैन। Contraction of uterine wall that helps in to suck the semen of man by woman लिखेंगे, है ना, या टूवर्ड लिख लेंगे, जिससे पता चल जाए कि कहां तक ये पहुंचाता है। टूवर्ड फैलोपियन ट्यूब ऑफ वुमेन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका ये भी है। ठीक है, इस हार्मोन का मिल्क इजेक्टिंग रोल होने के नाते, है ना, इसका यूज हम कैटल्स में भी करते हैं। कैटल्स जिनके बच्चे नहीं होते। हाँ, एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज है, जो बच्चे पैदा होने के बाद, ये माना जाता है कि ये मदर के इमोशन से कंट्रोल होता है। बच्चे की आवाज या बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन मदर की बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे उनके मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये कुछ हद तक इमोशन से भी कनेक्टेड होता है, एंड इस मिल्क इजेक्शन के प्रॉपर्टी की वजह से इस हार्मोन का यूज कैटल्स में इंस्टेंट मिल्क इजेक्ट कराने के लिए भी इस हार्मोन के इंजेक्शन के तौर पर भी यूज करा जाता है। बट अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये बैंड है, बट इलीगली अभी भी कुछ यूज हो रहे हैं। ठीक है, और बर्ड्स में एग ले कराने के लिए भी, एग लेइंग में भी, ड्यूरिंग एग लेइंग बर्ड्स में ये हेल्प करता है, जिससे इनका एग आसानी से ले हो सके। ठीक है, और जैसा हमें पता है कि हमारा पाउल्ट्री फार्म में जो हमारा बर्ड है ना, हैन, तो पोल्ट्री फार्म में एग, हमारा पोल्ट्री फार्म में दो पर्पसेस होते हैं, एक तो एग होता है, दूसरा मीट होता है। तो ज्यादा प्रोडक्शन एग के कराने के लिए भी हम इस ऑक्सीटोसिन का यूज वहां भी करते हैं। ठीक है, इलीगली, जो कि लीगल नहीं है, बट इलीगली ये किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, सारा पिट्यूटरी ग्लैंड अब हमारा कंप्लीट है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के बारे में, पोस्टीरियर लोब के बारे में, एंटीरियर लोब के हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, है ना। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पोस्टीरियर लोब के सिर्फ दो हार्मोन्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं ये, इनको बहुत ध्यान से समझ के रखना है, जिसका डिस्कशन हमने कर लिया। पहला एंटी डायरेटिक हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। अगर नहीं है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को भेजें, जिससे हम आपको और हेल्प कर सकें।